नमस्कार मित्रों, कृष्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसका अति महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की चित्रकला उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले आपको जो पिछले कुछ प्रश्न पत्र है उनके बारे में ध्यान होना जरूरी है और किस टाइप के प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, अधिकतर जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं चित्रकला के, वो आते हैं चित्रकारों के नाम से संबंधित। किसी चित्रकार का नाम मिलेगा और उसमें आपको ये बताना होता है कि उस चित्रकार का संबंध राजस्थान की कौन सी चित्र शैली से रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए और भी दोस्तों खूब सारी विशेषताएं हैं राजस्थानी चित्रकला की, अलग अलग शैलियां हैं, उनमें अलग अलग रंग है, उन प्रत्येक के बारे में अपन गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। देखिएगा, राजस्थान की चित्रकला देखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक को एकदम आसान तरीके से समझना है। बहुत आसान टॉपिक है कला संस्कृति का और अति महत्वपूर्ण भी है। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला। दोस्तों, इसमें चित्रकला प्रारंभ करने से पहले इसमें हम यूं कह सकते हैं कि कुछ दोस्तों इसका कुछ बेसिक आता है, बेसिक नॉलेज जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है कि राजस्थान चित्रकला का जो बेसिक है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम हम यूं कह सकते हैं कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसमें सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट आता है दोस्तों, वो आता है राजस्थान की चित्रकला के नामकरण को लेकर। नामकरण का तात्पर्य है कि राजस्थान की जो चित्रकला थी उसका नामकरण कौन कौन से विद्वानों ने किया है और क्या क्या नाम उसके कहकर पुकारे हैं, इसके बारे में आपको नामकरण में अध्ययन करना है। दोस्तों, राजस्थान की जो चित्रकला थी इसका नामकरण हम यूं कह सकते हैं कि सर्वप्रथम किसने और किस प्रकार किया था। तो दोस्तों, एक विद्वान हुए थे और उन विद्वान का नाम था आनंद कुमार स्वामी। देखिएगा, सर्वप्रथम हम यूं कह सकते हैं कि एक विद्वान हुए थे और उन विद्वान का नाम बताओ क्या था? आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी। देखिएगा, आनंद कुमार स्वामी। और दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में, बताओ कब है? 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था दोस्तों राजपूताना पेंटिंग्स। बताओ, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम क्या था? राजपूताना पेंटिंग्स। और आनंद कुमार स्वामी ने अपनी इस पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थान में जो पनपने वाली चित्रकला है उसको दोस्तों राजपूत चित्रकला के नाम से पुकारा है। देखिएगा, आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में, बताओ, राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम देकर पुकारा है? राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला। दोस्तों, इन्होंने किस आधार पर इस चित्रकला का नाम राजपूत चित्रकला रखा है? दोस्तों, जो अपना राजस्थान था, यह हम यूं कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी उसमें अधिकतर जो रियासतें थी वो राजपूत शासकों की थी। और दोस्तों, जितनी भी चित्रकारी पनपी थी वो सब राजपूत राजाओं के दरबार में उनका रहन सहन और उनका राजसी ठाट बाट चित्रित किया गया है। इस कारण दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में जो राजस्थान में पनपने वाली चित्रकला है उसको दोस्तों क्या नाम देकर पुकारा है? राजपूत चित्रकला कहकर पुकारा है। इसके बाद में देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि नंबर 2 पे दोस्तों एक विद्वान जिनका नाम है राय कृष्णदास। बताओ, विद्वान और उनका नाम क्या है? राय कृष्णदास। दोस्तों, एक तो राय कृष्णदास और एक उनके साथ है राजस्थान के इतिहास के जनक या राजस्थान के इतिहास के पितामह है कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा था। और दोस्तों, आप सब जानते हो कि कर्नल जेम्स टोड जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्षेत्रीयता के आधार पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात जो अपना राजस्थान क्षेत्र है 33 जिलों से मिला हुआ, उसके बारे में क्षेत्रीयता के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। जबकि दोस्तों भाषाई आधार पर, अर्थात राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम
राजस्थानी भाषा शब्द का जो प्रयोग है वो डॉक्टर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों राय कृष्ण दास या जो कर्नल जेम्स टोड है, इन दोनों ने राजस्थान में जो पनपने वाली चित्रकला है उसको दोस्तों राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। राजस्थानी चित्रकला, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया था? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने और राय कृष्ण दास ने। राय कृष्ण दास ने यह नाम दिया और उनका सपोर्ट किया कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों नंबर 3 पे जो तीसरा विद्वान आता है उनका नाम है एनसी मेहता। एनसी मेहता, देखिएगा एनसी मेहता ने क्या कहा? एनसी मेहता ने कहा कि यदि आनंद कुमार स्वामी राजपूतों के देश में पनपने वाली चित्रकला को अगर राजपूत चित्रकला कहकर पुकार सकता है, क्योंकि आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा था? राजपूत चित्रकला, और राजस्थान में पनपने वाली चित्रकला को अगर राजस्थानी चित्रकला कहकर पुकार सकते हैं कर्नल जेम्स टोड और राय कृष्ण दास, तो दोस्तों एनसी मेहता ने क्या कहा कि जो राजस्थान में रियासतें थी 19 रियासतों में से 18 रियासतें हिंदुओं की थी, सिर्फ एक रियासत को छोड़ दी जाए तो टोंक, अर्थात राजस्थान में जितनी भी चित्रकारी हुई है उन सारी चित्रकारी का जो विषय है वो हिंदू धर्म रहा है। इस कारण दोस्तों एनसी मेहता ने राजस्थान में जो पनपने वाली चित्र शैली है उसको बताओ क्या नाम देकर पुकारा? हिंदू चित्रकला। हिंदू चित्रकला। ये दोस्तों कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। देखिएगा 3 विद्वानों के नाम हम यूं कह सकते हैं कि आपको याद रखना है। सबसे पहले बताओ कौन आएगा? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी 1916 में, और उसमें राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहकर पुकारा। जबकि दोस्तों राय कृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थानी चित्रकला और एनसी मेहता ने बताओ क्या कहकर पुकारा था? हिंदू चित्र शैली। लेकिन दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आनंद कुमार स्वामी थे, इन आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। बताओ किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ध्यान रखिएगा एक प्रश्न ये भी एग्जाम में बनता है कि सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का हम यूं कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों वो भी कौन थे? आनंद कुमार स्वामी थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों 2 चीज अपन और याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यूं कहा जाए कि भारतीय चित्रकला का जनक कौन है, तो दोस्तों भारतीय चित्रकला का जनक कहलाता है रवि वर्मा। और रवि वर्मा रहने वाले बताओ कहां के? केरल के। ध्यान रखिएगा। जबकि आपसे अगर यूं कहा जाए कि राजस्थान का आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कौन कहलाता है, अर्थात जो राजस्थान में आधुनिक चित्रकारी हुई थी उसका जन्मदाता कौन था? तो दोस्तों उसका जन्मदाता था कुंदन लाल मिस्त्री। उदयपुर के रहने वाले थे और उन्होंने महाराणा प्रताप का आधुनिक चित्र बनाया था। इस कारण दोस्तों उन्हें राजस्थान की चित्रकला का आधुनिक जन्मदाता कहा जाता है। ये 2 तथ्य आप ध्यान रख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा राजस्थानी चित्रकला के नामकरण का। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट हम यूं कह सकते हैं कि नामकरण के बाद में दोस्तों आपको ध्यान रखना है राजस्थानी चित्रकला का विकास। राजस्थानी चित्रकला का विकास का मतलब है दोस्तों कि जो राजस्थान में चित्रकला पनपी थी वो किस प्रकार डेवलप हुई, या हम यूं कह सकते हैं कि जो राजस्थान की चित्रकला है वो कहां से और किस प्रकार आई थी, इसके बारे में दोस्तों आपको अध्ययन करना है। तो देखिएगा राजस्थान की जो चित्रकला है दोस्तों ये राजस्थान में कैसे और किस प्रकार आई थी, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों यह है अपना भारत है, और भारत में हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर एक स्टेट पड़ता है और इस स्टेट का नाम है दोस्तों गुजरात। बताओ कौन सी रात? गुजरात। गुजरात नामक एक राज्य है। देखिएगा दोस्तों गुजरात के नीचे हम यूं कह सकते हैं कि इस जगह पर एक राज्य है जिसका नाम बताओ क्या है?
महाराष्ट्र। अब दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ गुफाएं हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ क्या है, गुफाएं, और इन गुफाओं को आप ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाओं के नाम से जानते हैं। बताओ ये गुफाएं कौन सी है, अजंता की गुफाएं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अजंता की गुफाएं बताओ कहां पर स्थित है, तो दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों जो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, इनमें यह हम फिर यूं कह सकते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। बताओ अजंता की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म है। या हम यूं कह सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका आज भी जो मरणासन चित्र है वो अपने को क्या मिलता है, अजंता की गुफाओं में। या हम यूं कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो एक प्रमुख केंद्र रहा था दोस्तों वो अजंता की गुफाओं में रहा था। या अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए दोस्तों यहां अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला की शैली पनपी थी बौद्ध धर्म से संबंधित, उसे बौद्ध शैली कहा गया। ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, यहां पर जो चित्रकला की शैली पनपी थी उसे बताओ क्या कहा गया था, बौद्ध शैली के नाम से जाना गया था। लेकिन दोस्तों जो अजंता की गुफाएं थी महाराष्ट्र में, इनमें दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अरबों का आक्रमण हो गया था। बताओ यहां पर किसका आक्रमण हो गया, अरबों का आक्रमण हो गया। अजंता की गुफाओं पर अरब आक्रांताओं ने बताओ क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस कारण दोस्तों जो अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकार थे, जो बौद्ध धर्म के चित्र चित्रित करते थे, जब अरबों का आक्रमण हुआ तो ये जो चित्रकार थे दोस्तों वो गुजरात की तरफ भाग गए। बताओ ये जो चित्रकार थे वो अजंता की गुफाओं से हम यूं कह सकते हैं कि भागकर कहां चले गए, गुजरात। लेकिन दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि गुजरात में ऑलरेडी जैन धर्म से संबंधित जो शैली पनप रही थी उस शैली का नाम बताओ क्या था, जैन शैली था। बताओ कौन सी शैली, जैन शैली। अर्थात गुजरात में ऑलरेडी हम यूं कह सकते हैं कि कौन सी शैली पनप रही है, जैन शैली पनप रही है। और बौद्ध धर्म के जो बौद्ध शैली के चित्रकार थे महाराष्ट्र से, वो भी भागकर बताओ कहां चले गए, हम यूं कह सकते हैं कि वो भी भागकर कहां चले गए, गुजरात चले गए। तो दोस्तों गुजरात में दो शैलियों का मिश्रण हो गया। कौन कौन सी, एक तो जो गुजरात में ऑलरेडी थी जैन शैली, और एक जो अजंता की गुफाओं से भागकर बौद्ध शैली के चित्रकार आए थे, उनका नाम क्या था, बौद्ध शैली के चित्रकार। तो दोस्तों गुजरात में हम यूं कह सकते हैं कि दो शैलियों का मिश्रण हो गया। बताओ कौन कौन सी, एक तो जैन शैली और एक प्लस है बौद्ध शैली। यहां पर दोस्तों भारत के पश्चिमी भाग पर एक राज्य पड़ता है राजस्थान, और राजस्थान में ये जो चित्रकला है वो सर्वप्रथम हम यूं कह सकते हैं कि यही चित्रकला मिलकर जैन और प्लस बौद्ध है, यही मिलकर दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में दोस्तों राजपूताना की सबसे प्राचीन और राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी, जिसका नाम बताओ क्या था, मेवाड़। और मेवाड़ में जो चित्रकला की शैली पनपी उसे बताओ क्या कहा गया, मेवाड़ शैली कहा गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा राजस्थान में सबसे पहले जो चित्रकला प्रवेश करती है वो किस शैली के रास्ते से, मेवाड़ शैली के रास्ते से। और राजस्थान की बाकी शैलियों का जो जन्म होगा उन सब का दोस्तों मेवाड़ शैली से ही होगा। अब देखिएगा यहां से प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति या राजस्थानी चित्रकला का जन्म कहां से हुआ। राजस्थानी चित्रकला की कौन सी उत्पत्ति, तो दोस्तों उत्पत्ति जो है वो आपको कई बार एग्जाम्स में मिलेगा, अपभ्रंश शैली से हुआ है। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति या इसका जन्म बताओ किससे हुआ है, अपभ्रंश शैली से। दोस्तों अपभ्रंश शैली का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों का मिश्रण। और जो राजस्थान में चित्रकला आई है उसमें बताओ कितनी शैलियों का मिश्रण है, दो का मिश्रण है, एक तो जैन का और एक प्लस बौद्ध का। तो हम जैन और बौद्ध ने कहकर उसको साथ में दोस्तों अपभ्रंश शैली भी कह सकते हैं। तो देखिएगा इस अपभ्रंश का मतलब क्या है, इस अपभ्रंश का मतलब है दोस्तों एक तो जैन और एक बताओ क्या, बौद्ध है। ये जैन और बौद्ध ने मिलकर आपको एक साथ में क्या मिल सकता है, अपभ्रंश शैली मिल सकता है। लेकिन दोस्तों उससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि जो राजस्थान में ये चित्रकला आई थी जैन और बौद्ध शैली का मिश्रण था। कई बार ये एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाएगा कि ज्यादा इफेक्ट जैन का है या बौद्ध का है, अर्थात राजस्थानी चित्रकला पर ज्यादा जो प्रभाव है वो जैन शैली का दिखाई पड़ता है या फिर हम यूं कह सकते हैं कि बौद्ध शैली का। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जैन शैली का इफेक्ट राजस्थान की चित्रकला पर 90% दिखाई देता है।
जबकि बौद्ध शैली पर बताओ कितने का, 10% का। क्योंकि जब ये बौद्ध शैली के चित्रे अजंता की गुफाओं से गुजरात भागकर आए थे, तो गुजरात के जैन शैली के चित्रकारों ने कहा था कि तुम बौद्ध शैली के चित्र नहीं बनाओगे। अर्थात जो बौद्ध धर्म के चित्रे थे, जो महाराष्ट्र से भागकर कहां गए, गुजरात, उन्होंने भी जैन धर्म के चित्र बनाए। लेकिन नेचुरलिटी कभी छुपाई नहीं जा सकती। उन्होंने जो चित्र बनाए थे उनमें कहीं ना कहीं 10% किसका इफेक्ट दिखाई देता है, बौद्ध शैली का। और गुजरात में दोस्तों ऑलरेडी कौन सी थी, जैन शैली। तो आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थानी चित्रकला है उस पर सर्वाधिक जैन शैली का प्रभाव पड़ता है 90% और बौद्ध शैली का कितने, 10%। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का विकास हमने पढ़ा है। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में आता है राजस्थानी चित्रकला का रंग संयोजन। बताओ कौन सा संयोजन, रंग संयोजन। दोस्तों रंग संयोजन का क्या तात्पर्य है, या हम यूं कह सकते हैं कि इसमें अपने को क्या पढ़ना है। दोस्तों वेरी सिंपल है, अलग अलग शैली के जो अलग अलग चित्रे थे और जो अलग अलग रियासतों के जो राजा महाराजा थे, उन सब का एक ने एक मन पसंदीदा कलर होता है, फेवरेट कलर हम यूं कह सकते हैं। दोस्तों इसको आप अपने जीवन पर लेकर देखिएगा, अपने पास में कपड़े हर कलर के होते हैं, लेकिन जो अपना सबसे बेस्ट कलर होता है, फेवरेट, उस कलर के कपड़े या जूते आपके पास में ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों राजस्थान की चित्रकला में प्रत्येक शैली में हर प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, लेकिन ज्यादातर किस कलर का प्रयोग हुआ है वो अपने को इसमें याद करना है। तो दोस्तों जो रंग संयोजन है उसमें सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं कि एक शैली आती है और उस शैली का नाम बताओ क्या है, मेवाड़ शैली। राजपूताने की सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली रियासत बताओ कौन सी थी, मेवाड़ थी। दोस्तों जो मेवाड़ शैली के चित्रकार है उन्होंने कौन कौन से रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया था। तो देखिएगा, जो मेवाड़ के चित्रकार थे उन्होंने देखिएगा एक तो कौन से रंग का प्रयोग किया था सर्वाधिक है, लाल का। और दोस्तों दूसरा हम यूं कह सकते हैं पीला, लाल और पीला रंग। देखिएगा लाल और पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया था कौन सी शैली के चित्रकारों ने, मेवाड़ शैली के चित्रकारों ने। दोस्तों इसको याद किस प्रकार करना है, वेरी सिंपल है। देखिएगा राजस्थान की सबसे प्राचीन शक्तिशाली रियासत मेवाड़, और जब भी मेवाड़ रियासत के राजाओं को गुस्सा आता तो गुस्से से बताओ मेवाड़ के राजा क्या होते हैं, लाल और पीले होते। इस प्रकार आपको याद रखना है कि जब गुस्सा आता है तो क्या होते हैं, लाल पीले। और मेवाड़ के राजाओं को सर्वाधिक क्या आता था, गुस्सा आता था। देखिएगा मेवाड़ शैली के रंग कौन से होंगे, लाल और पीले। उसके बाद में दोस्तों मारवाड़ शैली। देखिएगा मारवाड़ शैली में हम यूं कह सकते हैं कौन से कलर का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो दोस्तों मारवाड़ शैली में सर्वाधिक जिस रंग का प्रयोग हुआ है वो है पीला रंग। बताओ कौन सा रंग, पीला रंग। इसको इस प्रकार याद रखना है कि जब किसी को ज्यादा ही गुस्सा आता है तो वो बताओ क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। मारवाड़ी राजाओं को ज्यादा अधिकतर गुस्सा आता था और वो गुस्से से क्या हो जाते थे, पीले। हम यूं कह सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में हम यूं कह सकते हैं जयपुर शैली। जयपुर शैली राजस्थान की सबसे धनी रियासत बताओ कौन सी थी, जयपुर थी। दोस्तों जयपुर के जो राजा थे इनको भी जब गुस्सा आता था तो ये भी बताओ गुस्से से क्या होते हैं, लाल होते हैं। और बताओ इसके साथ में ये क्या होते हैं, पीले होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, राजपूताने की सबसे धनी रियासत कौन सी थी, जयपुर थी। और जिसके पास धन होता है उसके पास अपन क्या कहते हैं कि इसके पास क्या है, हरियाली है। अर्थात दोस्तों लाल, पीला और हरा इन रंगों का प्रयोग जयपुर शैली में हुआ है। इसके बाद में देखिएगा किशनगढ़ शैली। हम यूं कह सकते हैं किशनगढ़। देखिएगा किशनगढ़ शैली मारवाड़ रियासत से टूटकर दोस्तों एक रियासत अलग हुई थी, किशनगढ़। और इस किशनगढ़ में जो शैली पनपी थी चित्रकला की उसे क्या कहा गया, किशनगढ़ शैली कहा गया। अब देखिएगा किशनगढ़ शैली के जो चित्र है ये हम यूं कह सकते हैं कि इनका जो याद है इसको किस प्रकार रखना है। दोस्तों किशनगढ़ में एक सुप्रसिद्ध शासक हुए थे, आपको पता हो तो सावंत सिंह। देखिएगा किशनगढ़ के एक राजा थे और उनका नाम बताओ क्या था, सावंत सिंह। दोस्तों सावंत सिंह अपनी
जवानी में ही किशनगढ़ के राजा बन गए थे और इन्होंने अपनी राजमाता से आज्ञा चाही कि मुझे गाने और नाचने वाली कुछ महिलाओं की आवश्यकता है। तो दोस्तों राजमाता जो थी वो दिल्ली के अंतेपुर नामक जगह से जाके एक विष्णु प्रिया नाम की गायिका को हम यूं कह सकते हैं कि किशनगढ़ लेकर आती है। लेकिन सावन सिंह का कहना था कि जो गायिका हो उसकी आवाज एकदम सुंदर होनी चाहिए और दिखने में भी वो क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो विष्णु प्रिया को जो राजमाता थी उसने अच्छे से हम यूं कह सकते हैं कि एकदम सजा धजाकर इस सावन सिंह के सामने प्रस्तुत किया था। और दोस्तों मारवाड़ी में जो सज धज कर आता है उसको क्या कहते हैं, बने ठन कर आना। लेकिन ये आई थी इस कारण ये क्या कहलाई, बनी ठनी। अगर इसकी जगह सज धज कर आता ना तो वो बना ठना कहलाता, लेकिन ये सज धज कर आई इसलिए क्या कहलाई, बनी ठनी। और देखिएगा इतनी सुंदर लग रही थी कि सावन सिंह को देखते ही बनी ठनी से क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, 143 हो गया सावन सिंह को, किससे, बनी ठनी से। लेकिन सावन सिंह ने बनी ठनी को कहा कि देख मुझे तुझे देखकर कुछ कुछ जरूर होता है, लेकिन जो भी होता है कुछ कुछ उसका दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया को पता चला बनी ठनी तो यूं मान ले सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो बनी ठनी ने कहा कि बता गड़बड़ कैसे हो जाएगा, कि तो सावन सिंह ने कहा कि देख अगर दुनिया को पता चला अपने प्रेम संबंध के बारे में तो इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। तो बनी ठनी ने कहा बता कैसे, कि देख मैं किशनगढ़ का राजा हूं और तू मेरे दरबार में गायन करने वाली एक घनिका है, तो अपने प्रेम संबंध का पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर बनी ठनी ने कहा कि बता सावन सिंह फिर मैं तेरे जो मोबाइल नंबर है वो किस नाम से सेव करूं। तो दोस्तों सावन सिंह ने बनी ठनी को कहा एक काम कर, तू तेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरे मोबाइल नंबर किस नाम से सेव कर ले, नागरी दास के नाम से। ये सिर्फ तुझे और मुझे पता रहेगा कि नागरी दास कौन था, सावन सिंह था। और सावन सिंह ने बनी ठनी को खूब पत्र लिखे, बनी ठनी ने भी खूब प्रेम पत्र लिखे थे सावन सिंह को। सावन सिंह लिखता था कि लाख जतन कर जगाया तेरे अरमा सो गए, तुम हमारे हो ना सके लेकिन हम तुम्हारे हो गए। बदले में बनी ठनी क्या लिखती कि इश्क के समंदर में पैर रखा ही था, इश्क के समंदर में पैर रखा ही था, पहली ही लहर ने ऐसा डुबोया कि चपला हालती कोला दी। बताओ ये कौन लिखती थी, बनी ठनी लिखती थी। लेकिन दोस्तों अक्सर ये जो सावन सिंह है ये बनी ठनी को देखकर एक गाना गाया करता था, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। इससे दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि जो किशनगढ़ शैली है इसमें एक तो बताओ कौन से रंग का प्रयोग हुआ है, गुलाबी, गुलाबी रंग का। तो एक हम यूं कह सकते हैं सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, गुलाबी और सफेद रंग। क्योंकि बताओ सावन सिंह बनी ठनी को देखकर कौन सा गाना गाता था, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। इस प्रकार आपको इनको याद रखना है। आगे देखिएगा दोस्तों किशनगढ़ के बाद में हम यूं कह सकते हैं एक शैली है जिसका संबंध जयपुर शैली से रहा था और इसका नाम बताओ क्या था, अलवर शैली। देखिएगा दोस्तों अलवर शैली से आपको इस प्रकार याद करना है कि इस एरिया में सर्वाधिक चोरी होती है और चोरी बताओ किसकी होती है, जेवरातों की। और इस प्रकार आपको याद रखना है कि कौन से रंगों का प्रयोग हुआ, सर्वाधिक जेवराती रंगों का। इसके बाद में दोस्तों आगे हम यूं कह सकते हैं आमेर शैली। बताओ कौन सी शैली, आमेर शैली। देखिएगा दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, वरना आप एक चीज से कंफ्यूजन हो सकते हो कि यहां पर तो आमेर शैली आ रही है, यहां पर भी कौन सी शैली है, जयपुर, जबकि आमेर और जयपुर रियासत तो एक ही थी। लेकिन दोस्तों जयपुर की स्थापना से पूर्व इस जयपुर रियासत के जो कच्छावा वंश के राजा थे वो दोस्तों आमेर में रहा करते थे। हम यूं कह सकते हैं सवाई जयसिंह तक आमेर में रहते और उस समय जो शैली पनपी थी उसका नाम क्या था, आमेर शैली। दोस्तों आमेर शैली में जिस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है उस रंग का नाम है प्राकृतिक रंग, अर्थात नेचुरल कलर्स का प्रयोग बताओ कहां हुआ है, आमेर। इसको याद इस प्रकार रखना है कि अगर आप कभी भी आमेर जाओ तो दोस्तों उस काली को पहाड़ी पर बना हुआ आमेर का दुर्ग और आमेर दुर्ग की तलहटी में जो माउंट झील है, दुलखुश गार्डन है, इस प्रकार की कई रोचक चीजें हम यूं कह सकते हैं कि अपने को देखने को मिलती है जो प्रकृति का एक सुंदर दृश्य है। अर्थात प्राकृतिक दृश्य कहां दिखाई देता है, आमेर जाने पे। तो आमेर शैली में कौन से रंग हो गए, प्राकृतिक रंग हो गए। आगे देखिएगा दोस्तों
इसके बाद में आती है कोटा शैली। कोटा शैली प्लस बूंदी शैली। देखिएगा, कोटा शैली प्लस बूंदी शैली, इनमें दोस्तों किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? और विशेषकर हम ये कह सकते हैं कि बूंदी शैली में दोस्तों एक तो इनमें प्रयोग हुआ है हरे रंग का। बताओ, कोटा और बूंदी में सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ है? एक तो हरा रंग का, हरा रंग के साथ में दोस्तों सुनहरा रंग, हरे रंग के साथ में बताओ कौन सा रंग है? सुनहरा। और सुनहरे के साथ में हम ये कह सकते हैं कि चांदी। इन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। दोस्तों इसको याद कैसे करना है? वेरी सिंपल है। देखिएगा, कोई पेड़ था और उस पेड़ में बिना पानी के या पानी की कमी के कारण वो जो पेड़ था वो जलकर राख हो गया। तो हमने क्या किया? उस पेड़ में बूंद बूंद करके क्या डाला? पानी। दोस्तों जब उस बूंद करके पानी डाला गया उस पेड़ में, तो सबसे पहले पेड़ क्या हुआ? हरा हुआ। फिर उसके इतने फल लगे कि आपको आय प्राप्त हुई, और उस आय से आपने क्या खरीदे? सोने और चांदी। क्योंकि पैसा कैश नहीं रखना है ना? क्या पता नरेंद्र मोदी जो अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री जी है, वो कभी भी हम यूं कह सकते हैं नोटबंदी कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार याद करना, आपको कैश पैसा नहीं रखना है। आय प्राप्त हुई और उससे क्या खरीदा? सोना और चांदी खरीदा। इस प्रकार आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ये दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का रंग संयोजन था, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम्स में भी पूछा गया है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र, राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? या फिर हम यूं कह सकते हैं कि सर्वप्रथम राजस्थान की जो चित्रकला थी उसमें किस चित्र का चित्रण हुआ था? क्योंकि दोस्तों जिस चित्र का चित्रण सर्वप्रथम हुआ था वही बताओ क्या होगा? सर्वाधिक प्राचीन होगा। उस चित्र का नाम आपको पता होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का हम यूं कह सकते हैं कि जो सबसे प्राचीन चित्र था उस चित्र का नाम था दोस्तों ओध निरुक्तिवर्ती। बताओ, राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र हम यूं कह सकते हैं नाम क्या था? ओध निरुक्तिवर्ती। या दोस्तों 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, यह दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ओध निरुक्तिवर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी दोस्तों ये दो ग्रंथ है, और ये दोनों जैन धर्मों के ग्रंथ है। इन ग्रंथों पर जो चित्र बने थे उनको ओध निरुक्तिवर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी के नाम से जाना गया था। दोस्तों इससे भी महत्वपूर्ण जो चीज आपको याद रखना है कि ओध निरुक्तिवर्ती, या हम यूं कह सकते हैं कि 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी जो ये नामक चित्र है, इस चित्र का चित्रण कब हुआ था? और हम यूं कह सकते हैं कि ये चित्र अभी कहां पड़ा है। ये कुछ फैक्ट जो है वो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देखिएगा दोस्तों, इस चित्र का जो चित्रण है ओध निरुक्तिवर्ती या 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी का चित्रण दोस्तों 1060 ईस्वी में हुआ था, हम यूं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये चित्र अगर आपको यूं कहा जाए कि ओध निरुक्तिवर्ती या 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी वर्तमान में कहां पड़ा है, तो दोस्तों वर्तमान में ये जैसलमेर के सोनारगढ़ में राजस्थानी चित्रकला का एक संग्रहालय है, और उस संग्रहालय का नाम है जिनदत्त सूरी संग्रहालय। जिनदत्त सूरी संग्रहालय, या इसे जैन भंडार के नाम से भी जानते हैं। जिनदत्त सूरी संग्रहालय या जैन भंडार। और दोस्तों ये पड़ता कहां है? सोनारगढ़ में। और सोनारगढ़ का किला बताओ कहां स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ का किला कहां स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। उस जगह पर वर्तमान में यह चित्र चित्रित है। ध्यान रखिएगा,
इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा इस चित्र के बारे में कि ये जो चित्र है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ बताओ किससे है, जैन धर्म के। हम यूं कह सकते हैं कि ये ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। एक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान रखना है, इस चित्र को भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। ओद निरुक्तिवर्ती या 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी को क्या कहा जाता है, भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसको भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र था। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो चित्रकला भारत में सर्वप्रथम आई थी वो उसका उद्गम प्रॉपर रूप से दोस्तों राजस्थान से माना जाता है, और जो चित्र राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन है उसको हम वो भारतीय चित्रकला का भी पहला सुनियोजित चित्र मान सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसे भारतीय चित्रकला का क्या कहा जाता है, द्वीप स्तंभ कहा जाता है। ये दोस्तों भारतीय चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र है। 4 ही प्रश्न इससे बनते हैं। एक तो इसका चित्रण कब हुआ था, तो दोस्तों चित्रण हुआ 1060 ईस्वी में। ये कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। वर्तमान में ये कहां पड़ा है, तो जिनदत्त सूरी संग्रहालय या जैन भंडार जो सोनारगढ़ में है, जैसलमेर में, और इसे भारतीय चित्रकला का क्या कहते हैं, द्वीप स्तंभ कहा जाता है। ये प्रश्न यहां से बन सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष या प्राचीनतम साक्ष्य। देखिएगा प्राचीनतम अवशेष या प्राचीनतम साक्ष्य का मतलब क्या है दोस्तों, जो राजस्थान में चित्रकला आई थी, ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में जो चित्रकला आई थी मुख्य रूप से उस चित्रकला का जो काल है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का जो काल है दोस्तों ये 15वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। 15वीं शताब्दी से लेके और 18वीं शताब्दी के मध्य राजस्थानी चित्रकला का काल माना जाता है। अर्थात राजस्थान में जो चित्र चित्रित हुए थे मैक्सिमम वो 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुए थे। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन एज। स्वर्ण काल का मतलब है कि चित्रकला पर सर्वाधिक फोकस कब किया गया था या चित्रकला पर ज्यादा ध्यान कब दिया था चित्रकारों ने। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वो 17वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसका दोस्तों एक रीजन अपन यूं कह सकते हैं कि चित्रकला कब होगी, जब अपन फ्री रहेंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि जब अपने पास में कोई कार्य नहीं होगा तो उस समय दोस्तों अपन क्या करेंगे, चित्रकारी। तो दोस्तों 15वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थान के राजा महाराजा खूब युद्ध लड़ा करते थे, लेकिन जैसे ही मुगल सत्ता स्थापित हुई भारत में और हिंदुस्तान के मुगल बादशाह बने थे अकबर, और उन्होंने लड़ाई के बजाय राजस्थान के राजाओं से मित्रता करना उपयुक्त समझा और उन्होंने 3 रियासतों को छोड़कर संपूर्ण रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। इस कारण दोस्तों वहां से राजस्थान की चित्रकला प्रॉपर रूप से स्टार्ट हुई, जबकि संपूर्ण राजाओं ने अंग्रेजों के मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आती ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, और अंग्रेजों ने लगभग राजस्थान की प्रत्येक रियासत को अपने अधीन किया। ठीक है, तो पूरे राजा फ्री रहे और उस काल में जो चित्रकला हुई वो स्वर्ण काल कहलाया, 17वीं से 18वीं शताब्दी। जबकि मुगलों के समय हम यूं कह सकते हैं कि इसको क्या कह सकते हो आप, काल कह सकते हो राजस्थानी चित्रकला का। देखिएगा राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेषों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजस्थानी चित्रकला का काल और स्वर्ण काल। अब देखिएगा दोस्तों प्राचीनतम अवशेषों में आपको क्या पढ़ना है, देखिएगा प्राचीनतम अवशेषों में दोस्तों राजस्थान की चित्रकला में
कौन कौन से जो चित्र थे जिनका चित्रण चित्रकला के पूर्व हो गया था। आपको पता है काम ओपन में बाद में होता है, छिप छिप के पहले हम यूं कह सकते हैं। तो चित्रकार ओपन में बाद में आए थे, लेकिन पहले भी उन्होंने छुप छुप कर क्या की थी, चित्रकारी की थी। आदि मानवों के काल में उन्होंने पहाड़ियों पर या चट्टानों पर सेल चित्र बनाए थे। सेल का मतलब चट्टान, ठीक है। तो दोस्तों वो चित्र जो है वो अपने को पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम जो अवशेष है उसमें ध्यान रखिएगा आप, हम यूं कह सकते हैं कि अपने राजस्थान के बीचों बीच लगभग राजस्थान में तीर्थों का मामा, देखिएगा तीर्थों का मामा कौन, पुष्कर। और पुष्कर कहां स्थित है, राजस्थान के हरदिया में। और बताओ राजस्थान का हरदिया कहां है, अजमेर। दोस्तों पुष्कर अजमेर में एक गुफा है, मुनि अगस्त्य की गुफा। बताओ गुफा का नाम क्या है, मुनि अगस्त्य की गुफा। इस गुफा का नाम बताओ क्या है, मुनि अगस्त्य की गुफा। और दोस्तों मुनि अगस्त्य की गुफा कहां स्थित है, पुष्कर अजमेर में। यहां से राजस्थानी चित्रकला का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों यहां पर हम यूं कह सकते हैं एक जिला है कोटा। और दोस्तों कोटा में एक नदी प्रवाहित होती है चंबल। चंबल नदी के किनारे दोस्तों कुछ पहाड़ियां स्थित है। जैसे कि देखिएगा एक पहाड़ी है जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। कोटा के हाड़ा वंश के एक राजा थे मुकुंदर सिंह हाड़ा, उनके नाम से इस पहाड़ी का नामकरण हुआ है मुकुंदरा हिल्स। और दोस्तों इसके अलावा कोटा में पड़ती है दर्रा की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स और दर्रा की पहाड़ियां। बताओ ये दोनों कहां स्थित है, कोटा में स्थित है, मुकुंदरा हिल्स और दर्रा की पहाड़ियां। बताओ कौन सी नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा दोस्तों चंबल नदी के किनारे कोटा में मुकुंदरा हिल्स और दर्रा की पहाड़ियों से भी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों कोटा में ही हम यूं कह सकते हैं एक गांव है दोस्तों, और उस गांव का नाम है आलनिया गांव। बताओ गांव का नाम क्या है, आलनिया गांव। दोस्तों ये जो आलनिया गांव है, इस आलनिया गांव में एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम बताओ क्या है, आलनिया नदी। आलनिया गांव बताओ किस नदी के किनारे है, आलनिया नदी के किनारे। और आपसे पूछे कि आलनिया गांव और आलनिया नदी कौन से जिले में स्थित है, तो कोटा में। यहां से भी चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए थे। और उसके बाद में दोस्तों जो चौथा साक्ष्य है वो बूंदी से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, देखिएगा बूंदी में दो जगह है, हम यूं कह सकते हैं एक तो है घरदड़ा। बूंदी में एक जगह है जिसका नाम बताओ क्या, घरदड़ा। और घरदड़ा और इसके साथ में एक जगह है जिसका नाम है नमणा। घरदड़ा और नमणा ये दोनों जगह बताओ कहां स्थित है, बूंदी में। यहां से भी चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। दोस्तों एक अति महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो 3 नंबर है आलनिया गांव, आलनिया नदी और घरदड़ा और नमाना जो बूंदी में है, यहां से आदि मानवों के सेल चित्र मिले हैं। आदि मानव सेल चित्र का मतलब, सेल का मतलब क्या होता है, चट्टान। जो चित्र चट्टान पर बने हो उनको सेल चित्र कहा जाता है। और ये चित्र बनाते कौन थे, आदि मानव बनाते थे। ये दोस्तों एलडीसी की परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था घरदड़ा वाला। घरदड़ा परियोजना कहां चल रही है, तो घरदड़ा परियोजना कहां चल रही है, बूंदी में, हम यूं कह सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा सवाई माधोपुर की 2 जगह है दोस्तों, एक का नाम है सोलेश्वर और एक का नाम है अमलेश्वर। सोलेश्वर और अमलेश्वर, सोलेश्वर और बताओ कौन सी जगह है, अमलेश्वर। और ये दोनों जगह बताओ कहां स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। सोलेश्वर और अमलेश्वर, इन दोनों जगह से भी चित्रकला के अवशेष मिले हैं। आगे देखिएगा दोस्तों चित्रकला का जो छठा अवशेष है वो हम यूं कह सकते हैं कि जयपुर में बेराट की पहाड़ियां हैं, बेराट की पहाड़ियां। और बताओ बेराट की पहाड़ियां कहां स्थित है, जयपुर में। पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो वो दोस्तों इस जगह पर आकर रुके थे। और हम यूं कह सकते हैं कि उस समय के चित्र आज भी हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ चीजें याद रखनी है। ये अपना जो राजस्थान का पार्ट है वो बताओ कौन सा पार्ट है, पश्चिमी राजस्थान, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों तिब्बती इतिहासकार थे एक, और उन तिब्बती इतिहासकार का नाम था तारानाथ।
दोस्तों तारानाथ जो थे, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7वीं शताब्दी में तारानाथ राजस्थान की यात्रा पर आए थे। जब उनके तारे तिब्बत में नहीं चमके तो उन्होंने पूछा कि भारत में सबसे पहले या इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भोले डाले लोग कहां रहते हैं। तो दोस्तों बताया पश्चिमी राजस्थान में। तो तिब्बती इतिहासकार जिसका नाम क्या था, तारानाथ था। ध्यान रखिएगा, नाम क्या था, तारानाथ है। और बताओ तारानाथ जो था वो कहां का रहने वाला था, तिब्बत का। या इसका नाम हम यूं कह सकते हैं कि नाम क्या था, तिब्बती इतिहासकार। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ दोस्तों 7वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान की यात्रा पर आता है। ये यात्रा पर आया और इसने एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ में एक ऐसी चीज लिखकर चला गया जिसको आप सही भी नहीं मान सकते हो और गलत भी नहीं मान सकते हो। इसने 7वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान के एक चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया दोस्तों, और उस चित्रकार का नाम तारानाथ ने शृंगधर बताया है। बताओ चित्रकार का नाम क्या बताया, शृंगधर। इसने तो यह तक कह दिया कि शृंगधर ने जो चित्र बनाए ना, ये यक्ष शैली में बने हुए हैं। चित्रकला की एक शैली होती है यक्ष शैली, उसमें बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर शृंगधर नाम का कोई चित्रकार 7वीं शताब्दी में हुआ था तो उसके द्वारा बनाया गया कोई चित्र भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा चित्र प्राप्त होता नहीं है, इसलिए इसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न आए कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने अपने ग्रंथ में कौन से चित्रकार का उल्लेख किया, तो उसका नाम बताओ क्या है, शृंगधर। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये राजस्थान की चित्रकला को लेकर प्रथम वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब जो है वो हमारे चैनल को कीजिएगा। इसी प्रकार चित्रकला के आगे के वीडियो भी अपन अच्छे से जो है उनको याद करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।